हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो क्लास 11th की केमिस्ट्री है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, उसका ये 9वां वीडियो होने वाला है। और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ठोस, द्रव और गैस की तुलना, अर्थात ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक बात, अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक, तो साइंस में ये टॉपिक है, वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। हो सकता है 5 नंबर में क्वेश्चन आपके पूछा जाए, ठीक है। इससे पहले कि अगर आपने 8 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो भी सभी 9th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 10th की जो साइंस है उनके लिए भी, और इसके अलावा 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट ये है ही है। और अगर आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट की या कोई और दूसरा नर्सिंग या कुछ भी, तो उसमें भी ये टॉपिक सारे आते हैं। तो मैं बिल्कुल आपको टॉपिक वाइज वीडियो दे रहा हूँ 11th और 12th दोनों की केमिस्ट्री की। तो ये 11th और 12th में 9th की साइंस और 10th की साइंस भी आ जाती है, ठीक है। तो सारे वही टॉपिक हैं, ठीक। तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा क्या है इसमें, वो लिखा हुआ है, देखो, क्रम संख्या, और फिर है गुण, यानी कि ठोस, द्रव, गैस के गुण क्या क्या होते हैं। एक मिनट। फिर है गुण, उसके बाद में फिर ठोस, फिर द्रव और फिर गैस, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्रम संख्या पहला एक, वो है हमारा सबसे पहले इसमें आकृति या शेप, इसे हम कहेंगे, ठीक। तो अगर हम ठोस की आकृति की बात हम यहाँ पर करें तो इनका जो आकार है वो निश्चित होता है। आकार के स्थान पर आप आकृति लिखना है। यहाँ पर इनकी जो आकृति है वो क्या होती है, वो निश्चित होती है, ठीक। ठोस की आकृति कैसी होती है, निश्चित। देखो, आपने अगर देखा हो कोई भी ठोस, मान लीजिए मार्बल देखा आपने कच्चा, तो उसकी जो आकृति है वो बिल्कुल गोल आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर आपने ईंट देखी होगी, ईंट, ठीक, तो ईंट आपको कैसी मिलेगी, इस प्रकार की मिलेगी, घनाभ के आकार की, ठीक है। बाकी आप अच्छे से देख लेना वो कैसे होती है, ठीक। घनाभ के आकार की आपको ईंट मिलेगी, ठीक। तो जो ठोस होगा उसका जो आकार होगा, सॉरी, जो उसकी जो आकृति होगी वो क्या होगी, निश्चित होगी, फिक्स होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ईंट कभी आपको ऐसे हो गई, कभी वो जो उसी ईंट को आपको जो आप इसे गोल कर देंगे या उसको वर्गाकार बना देंगे, ठीक, ऐसा नहीं आप उसे बना सकते हैं, ठीक। तो इनकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। सबसे पहला महत्वपूर्ण गुण इसका यही है, क्लियर। इसके अलावा अगर आपके एग्जाम में आता है कि ठोस की, द्रव की, गैस की विशेषताएं क्या हैं या उनके गुण क्या हैं, तो आप इनको भी उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो पहले वीडियो पढ़ाई थी ठोस, द्रव, गैस, उसमें भी बता रखी हैं चीज़ें, चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जो अंतर है सारे इनकी विशेषताएं भी हैं सभी की। ठोस की, जो ठोस के बारे में ठोस की विशेषताएं या गुण हैं, उसी प्रकार से द्रव की विशेषताएं या गुण है सारे के सारे, और ये गैस की विशेषताएं या गैस के गुण हैं, चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, द्रव, द्रव क्या होते हैं, इनकी जो आकृति है वो निश्चित नहीं होती है, ठीक। इनकी आकृति क्या है, वो निश्चित नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं गैस की तो इनकी भी आकृति निश्चित नहीं होती है, ठीक। अब अगर मैं बात करता हूँ द्रव की, तो द्रव को आप जिस बर्तन में डालोगे उसी की आकृति लेता है। उसी प्रकार से गैस भी क्या करता है, जिस बर्तन में आप इसको डालते हो उसी की आकृति लेता है। मान लीजिए आप इन दोनों को एक बोतल में डाला तो बोतल की आकृति के हो जाते हैं। मान लीजिए आपने भगोने में डाला, भगोने की आकृति के हो जाएंगे। बाल्टी में डाला, बाल्टी की आकृति के हो जाएंगे। जिसमें भी आप डालोगे ये उन्हीं की आकृति लेते हैं। आइए, इतनी बात आपको समझ में। अब आइए देखते हैं दूसरा जो इसका अंतर है। तो इसमें जो है दूसरा वो है आयतन, जिसको हम इंग्लिश में वॉल्यूम भी कहते हैं। तो अगर हम ठोस की बात करते हैं तो ठोस का जो आयतन है वो क्या होता है, निश्चित होता है। अगर हम द्रव के आयतन की बात करें तो इनका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक। तो आपको पता है इनका जो आयतन है, हम उसको जो है क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप उसको चाहे उस पर आप जो है दाब लगाएं, कुछ पे लगाएं, द्रव और ठोस का जो आयतन है वो जितना है हम उसे उतना ही रहने देंगे, नहीं कि उसे हम कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनका आयतन जो है निश्चित नहीं होता है। गैस का जो आयतन है वो क्या होता है, वो निश्चित नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करता हूँ गैस के आयतन की, मान लीजिए आपने जो है 15 किलो गैस लिया और उसको सिलेंडर में भरा आपने, ठीक है। तो 15 किलो जो गैस होगी, ठीक, वो क्या होगी, उस पूरे सिलेंडर में होगी। मान लीजिए वो खत्म हो रही है धीरे धीरे, अब वो जो रहेगी 14 किलो, तो 14 किलो भी उस पूरे सिलेंडर में होगी। अब रह गई वो 13 किलो, तो 13 किलो भी उसमें होगी। मान लीजिए वो रहेगी 1 किलो, तो 1 किलो भी वो क्या होगी, उसी सिलेंडर के अंदर होगी। इसका मतलब क्या है, उसका जो आयतन है वो निश्चित नहीं है। क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। आई इतनी बात आपको समझ में, ठीक है, ठीक। अब अगला है इसमें नंबर 3, बहने का गुण, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लूइडिटी, ठीक है। तो ठोस की अगर हम बात करते हैं, ये बहते नहीं है, अर्थात ये दृढ़ होते हैं। ईंट पत्थर आप डाल दो कहीं भी, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप नहीं जा सकते हैं जब तक इनको कोई बाह्य बल लगाकर वहाँ से ना हटाया जाए, ठीक है, क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये बहते नहीं है, अर्थात इनमें बहने का गुण नहीं होता। और ये कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं, बहुत ही कैसे होते हैं, दृढ़,
ठीक है, कठोर होते हैं यानी कि। अगर हम बात करें द्रव की तो ये बहते हैं, अर्थात तरल ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण। ठीक है, तो आपको पता है आप तरल डाल दो, ठीक है, कहीं भी आप, वो जो है जहाँ ऊंचाई होगी वहाँ से जो है नीचे की जो जगह होती है, नीचे की तरफ क्या करता है? बहता है। ठीक है, आप फर्श पे डाल के देख लेना, तो फर्श पर जब आप पानी को डालोगे तो वो जो है ऊंची सतह से नीची सतह की ओर बहेगा। ठीक है, तो आपको पता है द्रव क्या होते हैं? बहते हैं। अगर हम गैस की बात करते हैं तो ये भी बहती हैं, अर्थात चारों ओर बहती हैं। और ये क्या होती हैं? चारों ओर बहती हैं। ये ऐसा नहीं है कि ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाएंगे, नीचाई से ऊंचाई की तरफ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप एक स्थान पर डाल दो और एक स्थान से क्या होंगे? चारों स्थान पर फैल जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ सेंट की, तो सेंट भी क्या है? एक तरह की उसमें गैस कोई मिश्रण होता है, जो सेंट होता है लगभग वो। ठीक है, तो आप जब सेंट की जो छिड़कते हैं कपड़ों पे तो आप देखते हैं कि वो चारों ओर फैल जाता है। ठीक है, या आप सिलेंडर में जो गैस होती है उसको भी आप देखते हैं, ठीक, जब वो रिसाव उसमें होता है तो आप देखते हैं कि जो स्मेल उसकी आती है वो चारों दिशाओं में आती है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिशा की ओर जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये इनमें जो बहने का गुण होता है वो चारों दिशाओं में होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इनमें बहने का गुण होता है, अर्थात ये बहती हैं और चारों ओर बहती हैं। क्लियर? अब है नंबर 4, रिक्त स्थान या संपीड्यता। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान अत्यंत कम होता है। अगर हम ठोस की बात करते हैं, इनके अणुओं के बीच में रिक्त स्थान क्या होता है? बहुत ही कम होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसके जो कण होते हैं आपस में कैसे होते हैं? बिल्कुल ऐसे सटे होते हैं, बिल्कुल ऐसे सटे। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो इनके बीच में जो स्थान है वो बहुत कम होगा। ठीक है, अब जो दूसरा होगा वो इस प्रकार से होगा, लेकिन इनके बीच में थोड़ा यहाँ पर बन सकता है गैप ये। ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ पर गैप, ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसे इधर, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ये बनेगा ये। ठीक, मतलब इनमें जो क्या होता है, जो इनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है, कह सकते हैं ना के बराबर होता है लेकिन बहुत कम। ठीक, इसलिए क्या होते हैं? ठोस होते हैं। अगर हम बात करते हैं द्रव की तो इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है। क्लियर? तो जो द्रव होते हैं इनके बीच में जो रिक्त स्थान होगा इनके अणुओं के बीच, ठोस की अपेक्षा क्या होगा? थोड़ा अधिक होगा रिक्त स्थान। ठीक है, और इसलिए वो क्या है? द्रव है। मान लीजिए एक अणु यहाँ पर हो गया, दूसरा थोड़ा सा इससे अलग हो गया, इतना दूर नहीं, थोड़ा पास ही होगा। ठीक है, ऐसे देखिए, एक अणु ये हो गया, दूसरा यहाँ पर ये हो गया, थोड़ा सा गैप होगा। ठीक, ये ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा अभी भी है, जितना इसमें इसके बीच में इतना हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? द्रव हो गया। आई इतनी बात समझ में, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इनके अणुओं के बीच में रिक्त स्थान जो है वो ठोसों की अपेक्षा कैसा होता है? अधिक होता है। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं गैस की, तो इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान द्रवों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। और आप जानते हैं जो गैस होते हैं, गैस के कण दूर दूर क्यों होते हैं? कोई भी पदार्थ गैस क्यों है? क्योंकि उनके अणुओं के बीच में रिक्त स्थान है। ठीक है, और रिक्त स्थान है, इसी वजह से वो क्या है? वो जो है गैसें हैं। तो इनके कण दूर दूर होते हैं, ऐसे एक कण ये रहा, ये रहा, ये रहा, दूर दूर होते हैं। ठीक है, आपस में ऐसे। ठीक, आई इतनी बात समझ में? दूर दूर होते हैं, तो इनके अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान है वो द्रवों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। अब हम देखें अगर रिक्त स्थान को, तो अगर तो ठोस में क्या होगा? सबसे कम। ठीक, ठोस से अधिक किस में होगा? द्रव में, ये बढ़ता क्रम है। और द्रव से अधिक किस में होगा? गैस में। अगर आपसे पूछे कि रिक्त स्थान के इन्हें बढ़ते क्रम में लगाइए तो ठोस, द्रव, गैस, इस प्रकार से लगेगा। घटते क्रम में गए तो पहले गैस को लिखेंगे और साइन उल्टा कर देंगे, जब चिन्ह का मुँह इधर था अब की बार इसको ऐसे कर देंगे, गैस फिर द्रव और फिर ये यहाँ पर ठोस। ठीक, तो सबसे अधिक जो रिक्त स्थान है वो किसके अणुओं के बीच में? गैस, फिर द्रव, फिर गैस, ठोस। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, अगला है हमारा पॉइंट घनत्व, डेंसिटी। तो इनका जो घनत्व है वो अधिक होता है। इनका घनत्व ठोस से कम तथा गैसों से क्या होता है? अधिक। ठीक, इनका घनत्व क्या होता है? अत्यंत कम होता है। जो गैस होती है, गैस का जो घनत्व है वो क्या होता है? अत्यंत कम होता है। ठीक है, आज इतनी बात समझ में। नंबर 6, कणों के बीच आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके कणों के बीच में जो ठोस होते हैं, इनके कणों के बीच में जो हमारा क्या होता है आकर्षण बल, वो होता है परबल। ठीक है, अभी मैं आपको इसको जो है स्क्रीनशॉट भी लुवाऊंगा, भी पहले आप पढ़ लीजिए, फिर जैसे ही क्लास मतलब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तब मैं स्क्रीनशॉट लुवाऊंगा आपके, ले लेना। ठीक है ना, खोज करके। तो अगर मैं बात करता हूँ कणों के बीच में आकर्षण बल, तो इनके बीच कणों के बीच में आकर्षण बल क्या होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक, अब इनके बीच में आकर्षण बल कम अधिक होता है, इसी वजह से क्या होती हैं? गति नहीं कर सकती हैं।
इनमें जो आकर्षण बल है वो दुर्बल होता है, और इनमें आकर्षण बल क्या होता है, नगण्य होता है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर होता है। ठीक है, नगण्य, जिसकी हम गणना ही नहीं कर सकते। नगण्य का मतलब जिसकी गणना न की जा सके। ठीक ठीक, तो समझ में आया। इनके कणों के बीच में आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। इनके कणों के बीच में आकर्षण बल दुर्बल, और इनके बीच में नगण्य होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। कणों का स्थान, ठीक है, तो कणों का स्थान इसमें क्या होता है, निश्चित होता है। कणों का स्थान कैसा होता है, निश्चित। कण इसमें क्या होंगे, एक ही फिक्स, ऐसे इसी डायरेक्शन में ऐसे लगे होंगे, तो फिर लगे होंगे, फिर ऐसे लगे होंगे, ऐसे लगे होंगे, ऐसे लगे होंगे। ठीक है, मतलब एक फिक्स स्थान इनका होगा, कणों का जो स्थान होता है वो। इतनी बात समझ में आई। अगर हम बात करते हैं इनकी दरों की, तो दरों में इनमें जो कणों का स्थान है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है, और इनमें भी कणों का स्थान अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता है। क्लियर। गतिज ऊर्जा की बात हम करते हैं, नंबर 8। तो इनमें बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा तो आप समझते हैं, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, के द्वारा दर्शाते हैं, 1/2, है ना, और mv²। आप जानते हैं ये v है, वही है, ये वाला v है, mv²। तो जो गतिज ऊर्जा है वो किसके समानुपाती हो गई, इस सूत्र से आप देख रहे हैं, v यानी वेग के। ठीक, तो आप जानते हैं कि जो द्रव होते हैं, द्रव गति ही नहीं करते हैं। जब गति नहीं करते हैं तो उनका वेग ही कहाँ से होगा, उनमें वेग ही नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में, होगा तो बहुत कम होगा। ठीक, आई इतनी बात आपको समझ में। तो इनमें जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है, वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, और हम बात करती हैं द्रव की, तो द्रव में गतिज ऊर्जा इनमें कम होती है। ठीक, इनमें तो बहुत कम होती है, इनमें क्या होती है, कम होती है। या फिर आप कह सकते हैं कि इनमें ठोस से गतिज ऊर्जा अधिक होती है, और गैस से क्या होती है, इनकी गतिज ऊर्जा कम होती है। ऐसा लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो आई बात समझ में। ठीक, तो अगर हम देखते हैं कि इनमें जो गतिज ऊर्जा है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, आप जानते हैं गैस के अणु क्या करते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, और वो दूर दूर गति कर सकते हैं। ऐसे क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं दूर दूर। ठीक, ऐसे दूर दूर होते हैं, और वो जल्दी जल्दी गति करेंगे। ठीक, गति करेंगे तो उनका जो वेग है, वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो हमारी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा किसके बराबर है, v के, है ना, v² के। ठीक है, खाली v का यहाँ। ठीक, तो अगर हमारा वेग बढ़ रहा है तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ में आई। मान लीजिए किसी का वेग अगर 2 बढ़ता है, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 जूल हो जाएगी। आई बात समझ में। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो हमारा इसमें गुण है, नौवां, वो है विसरण। क्या है, विसरण। और विसरण होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ अगर सेंट की, या फिर आप बात करें सिलेंडर की गैस की, तो अगर आप एक कोने में सिलेंडर को रख दें और उसमें से रिसाव हो या गैस निकले, तो आप देखते हैं कि कुछ देर में वो जो उसकी स्मेल है पूरे रूम में, कमरे में फैल जाती है। या एक अगरबत्ती आप कोने में जला दें, तो कोने में आप जलाएंगे लेकिन वो पूरे कमरे में फैल जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो अगरबत्ती है, अगरबत्ती का जो विषण हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो जो अगरबत्ती है उसकी जो सांद्रता है ना, उस कोने में बहुत अधिक है, और जो बाकी जो कोने हैं घर के, कमरे के, या बाकी जो कमरा है उसमें, वहाँ की उसकी जो सांद्रता है अगरबत्ती के धुएं की, वो क्या है, बहुत कम है। इसलिए वो जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित हो रहा है धुआं। आई बात समझ में। तो विषण क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। ठीक है, जो फैलता है वो। तो आप जानते हैं कि इनमें न्यूनतम होता है, ठोस को आप जहाँ रख दोगे वहीं पड़ा रहेगा वो। न्यूनतम क्या, ना के बराबर ही होता ही नहीं लगभग, है ना। बजरी डाल दो आप, कोई भी ठोस डाल दो, उनमें जो विषण है वो ना के बराबर होगा या न्यूनतम होता है। ठीक है, तो इसमें जो विषण होता है वो, इनका विषण धीरे धीरे होता है। द्रव को आप डालो तो आप जो है क्या करेंगे, द्रव जो है धीरे धीरे बहना शुरू करेगा। ठीक, तो भी क्या होगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ही जाता है। भाई मान लीजिए आपने एक स्थान पर डाला, यहाँ पर आपने पानी डाल दिया बहुत सारा यहाँ। ठीक है, अब वो पानी यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे जाएगा ना, धीरे धीरे करके इधर इधर, जहाँ नीचे को जहाँ भी वो जाएगा, तो इसकी सांद्रता यहाँ पर अधिक थी, है ना, पानी यहाँ पर ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर तो पानी नहीं है ना, तो इसलिए कहते हैं अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है विषण। ठीक है, हालांकि मैंने विषण पर वीडियो बनाई हुई है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। तो जल में जो, या द्रव में जो विषण है वो धीरे धीरे होता है। ठीक, अगर हम गैस की बात करते हैं तो इनका जो विषण होता है वो बहुत तीव्रता से होता है। आप कोने में जलाइए अगरबत्ती को, थोड़ी देर में पूरे रूम में फैल जाएगी। ठीक है, सिलेंडर हो, सिलेंडर भी ऐसी होगा, रखो कोने में रख दीजिए, आप पूरे कमरे में फैल जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें विषण की जो क्रिया है बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो ये 9 महत्वपूर्ण उसमें जो थे आपके अंतर थे। ठीक है, और आप चाहें तो अगर आपके एग्जाम में विशेषताएं आता है तो आप ठोस, द्रव, गैस की सबकी विशेषताएं भी हैं। ठोस की विशेषता ये वाली हो गई, गैस की ये हो गई, और सॉरी द्रव की ये, गैस की ये। आई बात समझ में, तो इन्हें लिख सकते हैं आप, लेकिन उसके साथ में आपको इनको भी ऐड करना पड़ेगा। अगर आप किसी की विशेषता समस्या करते हैं कि इनके कणों के बीच में आकर्षण बल
कम होता है, ठीक है, मतलब अधिक होता है ठोस में, इनमें दुर्बल होता है आकर्षण बल, इसमें नगण्य होता है। ऐसा नहीं खाली आप नगण्य लिख दें या दुर्बल होता है ये लिख दें, तो उसे एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा। जब विशेषता अगर आएगा तो आपको इसके साथ में ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो बच्चों अब आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, पहले एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ तक लीजिए। तो हो गया यहाँ तक, आगे देखिए अगला स्क्रीनशॉट आप यहाँ तक ले लीजिए। तो बच्चों मैं मिलता हूँ आपको एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट करें, अपने सभी साथियों में शेयर अवश्य करें, ठीक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारा सारा कंटेंट इस यूट्यूब पर मिल रहा है। 11th और 12th की केमिस्ट्री पूरी मिलेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पढ़ते रहें, बस मेहनत आप करते रहें। तो बच्चों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, पढ़ते जरूर रहें।